नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष को लेकर। और बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वह है हिंदी का शिक्षण शास्त्र को लेकर। हिंदी के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हम जिस इकाई का अध्ययन करने जा रहे हैं वह इकाई है तृतीय, जो कि हिंदी शिक्षण के आधारभूत कौशल, सूत्र तथा अन्य विषयों से संबंध। और इसी तृतीय इकाई के अंतर्गत हम जिस प्रकरण के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं वह प्रकरण है भाषा शिक्षण के सिद्धांत, और यही हमारा शिक्षण बिंदु भी है। तो साथियों, इस शिक्षण बिंदु के अंतर्गत हमने इससे पूर्व की वीडियो व्याख्यान में भी हमने 4 सूत्रों के बारे में हमने अध्ययन किया था, शिक्षण सूत्रों के बारे में, कि हिंदी शिक्षण में इन सूत्रों को हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं और हिंदी शिक्षण में इन सूत्रों की इन सिद्धांतों की, हिंदी शिक्षण के सिद्धांतों की महत्ता क्या है, उनकी उपयोगिता क्या है और इनकी उपयोग करने से हमें किस प्रकार से एक उचित प्रतिफल प्राप्त होता है। तो आइए साथियों, शेष रहे अन्य बिंदुओं पर, अन्य जो सिद्धांतों पर भी हम चर्चा करते हैं। तो साथियों, हम पढ़ने जा रहे हैं 5वां, जो निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत है, जो कि निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आप समझ सकते हैं कि उद्देश्यों की निश्चितता को लेकर यहाँ पर बात की गई है। तो साथियों, इसमें उद्देश्यों का महत्व बिल्कुल है, क्योंकि साथियों उद्देश्य के बिना हम ये मान लीजिए कि हम शिक्षण प्रक्रिया करवा रहे हैं, भाषा का शिक्षण करवा रहे हैं, तो भाषा का शिक्षण बिना उद्देश्यों की इस प्रकार से होगा जैसे हम कहीं यात्रा करने जा रहे हैं और यात्रा में हमने कोई उद्देश्य को नहीं बनाया है, कोई उद्देश्य निर्धारित नहीं किया है, तो यात्री बिना उद्देश्य के उसी प्रकार भटकता रहेगा और उसके पास जो शक्ति है, श्रम है, साधन है, उनका अपव्यय भी होगा। शक्ति, समय और साधनों का अपव्यय निश्चित रूप से होगा, क्योंकि बिना उद्देश्य के वो अपनी यात्रा में भटक जाता है और निश्चित गंतव्य स्थान के अभाव में वो भटकता ही रहेगा और अपने जो गंतव्य स्थान उसने तय नहीं किया है तो वो भटक जाएगा और अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी देर कर देगा। तो शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी वही बात यहाँ पर कारगर और सिद्ध होती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें पहले उद्देश्यों की संप्राप्ति के लिए उद्देश्यों को निर्धारित करना चाहिए। उद्देश्य भले ही सीमित हो, कम हो, लेकिन उनकी उद्देश्य की प्राप्ति हम कैसे करें और उनसे हमें किस प्रकार का उपयोग होता है, उनका उपयोग करके हम अपने समय, अपनी शक्ति और अपने साधनों को अपव्यय होने से बचा सकते हैं और कम सीमित साधनों से, सीमित समय में और सीमित जो साधनों का उपयोग करते हुए हम अपने गंतव्य तक बिल्कुल एक यथा समय पहुंच सकते हैं। तो अब हमारे शिक्षण उद्देश्य में किन किन उद्देश्यों का ध्यान रखा जाए मुख्य रूप से, तो वह है कि हमारी पाठ्य वस्तु क्या है, हमारा पाठ्यक्रम किस प्रकार का है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पाठ्य वस्तु और पाठ्यक्रम की बारे में ध्यान रखते हुए इस बारे में जानें और हमें क्या क्या पढ़ना है और किन पाठ्य वस्तुओं को पढ़कर हमें वर्ष पर्यंत, सत्र पर्यंत आगे बढ़ना है। उसके बाद में कितने समय में ये पूर्ण होगी, ये पाठ्य वस्तु जो हमको दी गई है ये कितने समय में पूरी हो सकेगी। और पाठ्य वस्तु की उपयुक्त शिक्षण विधि कौन कौन सी हैं। अभी पाठ्य वस्तु जो दी गई है, इस पाठ्य वस्तु में उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है, कौन सी शिक्षण विधि के माध्यम से कक्षा के बालकों को अध्ययन कराया जाए जो कम समय में अधिक से अधिक पाठ्य वस्तु को अधिगम कर सके। उसके बाद में मूल्यांकन की प्रक्रिया, कि हम जब छात्रों को हमने उपयुक्त शिक्षण विधियों के माध्यम से अध्ययन कार्य कराया है, अध्यापन कार्य करवाया है, तो अध्यापन कार्य की पूर्णता के पश्चात, पूरा होने के पश्चात हम उसके उद्देश्यों की संप्राप्ति कितने स्तर पर हो पाई है, तो उसकी परीक्षण के लिए, उसकी जांच के लिए हम क्या करते हैं, एक परीक्षण करते हैं जिसका मूल्यांकन करते हैं कि हमने हमारे सीखने सिखाने में कहाँ कमी रह गई है, तो उसकी जांच करते हैं हम लोग। तो वो मूल्यांकन प्रक्रिया का एक भाग होता है। मूल्यांकन प्रक्रिया के बिना हम
अपने उद्देश्यों की संप्राप्ति हमें कहाँ तक हुई है इसके बारे में पता नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद में उपलब्धि परीक्षण करते हैं कि हमने मूल्यांकन किया है, लेकिन हमें उपलब्धि हमें किस क्षेत्र तक आई है, हमने जो उद्देश्य निर्धारित किए थे उस उद्देश्यों को हम पूरा करने में, उन उद्देश्यों की पूर्ति में हम कहाँ तक सफल हो पाए हैं। तो ये सारी बातें हम इसमें उद्देश्यों के सिद्धांत के आधार पर हम सिद्ध कर सकते हैं और बालकों को समय, शक्ति और साधनों की अपव्यय से बचा सकते हैं और एक निश्चित और एक अच्छा उद्देश्य संप्राप्ति वाला उनको अध्ययन करवा सकते हैं। अगला जो बिंदु है हमारे समक्ष साथियों, अगला जो सिद्धांत है योजना का सिद्धांत। साथियों, इस सिद्धांत का भी अपना एक महत्व है। वो इस प्रकार से है कि बिना योजना के कोई भी जो उद्देश्य है वो कारगर या सफल नहीं हो सकता। बिना योजना के हम कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वो युद्ध का कार्य हो, युद्ध लड़ने का कार्य हो, कहीं शिक्षण का कार्य हो, या फिर किसी भी हम यात्रा कर रहे हैं और यात्रा में हमने योजना नहीं बनाई है तो यात्रा में भी हमें कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ेगा। साथ में किसी भी कार्य करने से पहले उसकी योजना निर्माण करना अति आवश्यक है। तो योजना के साथ में ये ध्यान रखना होगा हमें, क्योंकि हम शिक्षण प्रक्रिया करवा रहे हैं तो हमारे पास में उद्देश्य एक से अधिक हैं और प्रत्येक उद्देश्य के लिए शिक्षण विधियां भी अधिक है। कहने का तात्पर्य है कि एक से अधिक शिक्षण विधि का हमें उपयोग भी करना है। उसके बाद हमें ये बात का ध्यान रखना है कि इन उद्देश्यों की संप्राप्ति के लिए और योजना बनाना अति आवश्यक है। और योजना शिक्षण में हम किस प्रकार से बनाएं? तो साथियों, शिक्षण में योजना होती है सबसे पहले एक तो होती है इकाई योजना, कि पूरी पाठ्य वस्तु को एक इकाई में बांटा जाए और इकाई में बांटकर छोटी छोटी उप इकाइयों में विभाजित किया जाए। उसके बाद में होती है दैनिक पाठ्य योजना भी होती है। और दैनिक पाठ्य योजना मतलब प्रतिदिन के हिसाब से। वैसे पाठ्य योजना को हम विभाजित करते समय इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि पाठ्य योजना में और सरलतम रूप लाने के लिए हम क्या करें, उसको किस प्रकार से विश्लेषित करें। तो सबसे पहले तो बनती है पाठ्य वस्तु की वार्षिक योजना, और वार्षिक योजना बनने के बाद पूरे पाठ्यक्रम की उसके बाद बनती है उसकी जो अर्धवार्षिक योजना। अर्धवार्षिक योजना के बाद बनती है उसकी त्रैमासिक योजना। त्रैमासिक योजना के बाद बनती है उसकी मासिक योजना, और उसकी मासिक योजना बनती है, और मासिक योजना के बाद में उसकी बनती है पाक्षिक योजना, और पाक्षिक योजना के बाद बनती है उसकी साप्ताहिक योजना। कि आज हम जो पाठ्य वस्तु पढ़ा रहे हैं, इन 2-3 पाठों को पढ़ा रहे हैं, ये पाठ्य वस्तु इनके उद्देश्य लगभग समान है, तो इनको हम 1 सप्ताह में पूरा कर लेंगे और अंतिम दिन है इसका हम मूल्यांकन कर सकेंगे कि हमने जो पाठ्य वस्तु पढ़ाई है क्या वो कहाँ तक सफल हो पाई है। तो साप्ताहिक योजना, और साप्ताहिक योजना को भी प्रतिदिन के हिसाब से हम उसको विभाजित कर सकते हैं कि प्रतिदिन हमें प्रत्येक दिनांक को, प्रत्येक वार को हमने क्या क्या पढ़ाना है, या कौन सी पाठ्य वस्तु या कौन सी इकाई में कौन सी पाठ्य वस्तु को बालकों को हमें अध्ययन करवाना है। तो इस प्रकार की योजना बनाकर यदि हम कक्षा शिक्षण कराते हैं तो निश्चित रूप से हम उद्देश्यों की संप्राप्ति में सफल सिद्ध होंगे। अगला बिंदु, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। साथियों, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी मनोवैज्ञानिकों ने इसी बात की सिफारिश की है कि प्रत्येक व्यक्ति एक समान नहीं है, उसमें व्यक्तिगत भिन्नता का होना पाया जाता है। और व्यक्तिगत भिन्नता ये किस रूप में हो सकती है? शारीरिक रूप में। प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक रूप से भिन्न भिन्न होते हैं। उनमें उनकी मानसिक जो भिन्नता का भी सिद्धांत पाया जाता है कि उनका मानसिक जो विकास है या मानसिक रूप से जो उनकी जो कार्य क्षमता है वो भी भिन्न भिन्न हो सकती हैं। उसके अलावा उनका संवेगात्मक विकास भी भिन्न भिन्न हो सकता है। वैसे साथियों, यह विकास मुख्य रूप से जो मान लीजिए कि हम व्यक्तिगत भिन्नता का जो अध्ययन करते हैं मनोवैज्ञानिकता के आधार पर, वह 2 प्रकार का होता है। एक तो पर्यावरणीय जो भिन्नता होती है, एक होती है अनुवांशिक के रूप में, कि भाई व्यक्तिगत भिन्नता उसमें इस प्रकार से आएगी कि उसकी यदि अनुवांशिकी कारण भी है उसका, कि उसका अनुवांशिकता किस तरह पर कोई बालक मेधावी रहे हैं तो उनका एक कुछ गुण है या कुछ इस प्रकार के जो भिन्नताएं हैं वो अनुवांशिक के रूप में भी, एक जेनेटिक रूप में भी आगे से आगे बढ़ती जाती हैं। और कुछ इस प्रकार की भिन्नताएं हैं जो पर्यावरणीय होती है, जैसे कि भौगोलिक हो सकती हैं, परिवेश से जुड़ी हुई हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, सांस्कृतिक हो सकती है या धार्मिक हो सकती हैं।
ये भी हमारी व्यक्तिगत भिन्नताएं हो सकती हैं। तो हमारा उद्देश्य इन व्यक्तिगत भिन्नताओं में अपने जो मतलब इस शिक्षण प्रक्रिया है भाषा को लेकर बताए हम, तो इसमें ये हो सकता है कि व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर कक्षा में 30 से 40 छात्र होते हैं, तो भाषा अध्यापक को प्रत्येक छात्रों के समूह, उसमें से कुछ छात्र मेधावी भी होते हैं, कुछ छात्र प्रतिभाशाली और मेधावी होते हैं, कुछ छात्र सामान्य बुद्धि के होते हैं, कुछ छात्र थोड़े मंद बुद्धि, या यूँ कह सकते हैं कि मंद बुद्धि ना कहकर उन्हें यूँ कह सकते हैं कि धीमी गति से सीखने वाले हो सकते हैं, और कुछ छात्र ऐसे हो सकते हैं कि जो अंतर्मुखी हो सकते हैं। तो प्रत्येक छात्रों के उनकी जो मतलब व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को अध्यापन कार्य करवाना पड़ता है। इसलिए क्योंकि प्रत्येक बालकों के समूह को विभाजित करके उनकी क्षमता के आधार पर उन्हें गतिविधियों का विभाजन किया जाता है, और गतिविधि आधारित उस पाठ्य वस्तु के उद्देश्यों को निर्धारित करके उनकी योजना बनाई जाती है, और योजना को समय रहते उन पर एक क्रियान्वयन किया जाता है उनका, और सप्ताहांत में या उस पाठ्य योजना की अंतिम चरण के बाद में उस पर उपलब्धि परीक्षण किया जाता है कि हमने उस योजना को निर्माण करने में, उस योजना को क्रियान्वयन के बाद में हमने कितनी सफलता को अर्जित किया है और हम में कमियां कहाँ रह गई हैं। तो ये उपलब्धि परीक्षण के बाद पता चलता है कि हम इसमें और कहाँ प्रयास करने की आवश्यकता है। तो साथियों, व्यक्तिगत भिन्नता के माध्यम से प्रत्येक बालक को मतलब एक सिखाना एक चुनौती भरा कार्य है। भाषा शिक्षक के लिए वो कम से ये मान सकते हैं कि वो अपनी भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान 30 से 40 संसारों से संपर्क में आता है, और 30 से 40 अलग अलग संसार होते हैं। उनकी जीवन का प्रकार अलग अलग होता है, उनकी आदतें, उनके आचार विचार अलग होते हैं, और उनको सबको सिखाना और उनको मतलब अपनी योजना के द्वारा, अपनी क्षमताओं के द्वारा, अपने अभ्यास के द्वारा, अपनी मानसिकता के द्वारा और अपने पुनर्बलन के द्वारा या अनेक प्रकार की ऐसी क्रियाएं करता है, चुनौतीपूर्ण कार्य करता है अध्यापक, जब जाते वो बालक सीख पाते हैं। तो भाषा शिक्षक का कार्य निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जो एक कठिनता के स्तर को लेकर चलता है। इसलिए भाषा शिक्षक को मेहनत करनी चाहिए और उसको हमेशा अपने बालकों के प्रति एक स्नेहपूर्ण और एक मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए। तो साथियों, आज के इस वीडियो व्याख्यान में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।